हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के जो वीडियोज है उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि मनी क्या होती है और उसके कौन कौन से रूप होते हैं, किस प्रकार से मुद्रा का जो है डेवलपमेंट हुआ। तो आज के वीडियो के अंदर हम इस जो मुद्रा है उसके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। मुद्रा के जो कार्य है उस कार्यों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, मुद्रा के प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस। दूसरा, जब मुद्रा के गौण या सहायक कार्य जिनको हम सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं या एसोसिएट फंक्शन बोलते हैं। और तीसरा है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। तो अब हम इन तीनों ही प्रकार के कार्यों को जो है आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को डिस्कस करते हैं। मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं इनमें मुद्रा के मूल कार्यों को शामिल किया जाता है। और मूल कार्य वो कार्य होते हैं जो एक मुद्रा सामान्यतः सभी देशों के अंदर करती है। तो जितनी भी देश है, सभी देशों की इकोनॉमीज के अंदर मुद्रा मुख्य रूप से जो कार्य करती है उन मूल कार्यों को ही हम जब प्राथमिक कार्य कहते हैं। तो प्राथमिक कार्यों में सबसे पहले विनिमय का माध्यम। देखिए, जब कभी भी कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, सपोज कि एक व्यक्ति जो है वो ए व्यक्ति है और जो ए व्यक्ति है वो उसके पास में चना है और बी व्यक्ति है उसके पास में चावल है। अब मुद्रा विनिमय ये जो है दूध खरीदना चाह रहा है और ये व्यक्ति जो ये कार खरीदना चाह रहा है। तो मुद्रा जो है इन दोनों के लिए विनिमय के माध्यम का कार्य करेगी कि सबसे पहले ए व्यक्ति बाजार में जाएगा और अपने चने बेचेगा और बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा। और जब इसके पास मुद्रा आ जाएगी तो उस मुद्रा से वो दूध ले लेगा। इसी प्रकार से जो बी व्यक्ति है वो बाजार में चावल बेचेगा और उस चावल के बदले में मुद्रा प्राप्त करके कार जो है खरीद लेगा। तो इस प्रकार से मुद्रा जो होती है वो एक ऐसा माध्यम होती है जो विभिन्न प्रकार के जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उन क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। कोई भी व्यक्ति जो है सबसे पहले अपने पास में जो वस्तुएं और सेवाएं उनको मुद्रा में कन्वर्ट करता है और उनको मुद्रा में कन्वर्ट करने के बाद में अपनी दूसरी आवश्यकता की वस्तु उस मुद्रा के बदले में खरीद लेता है। तो इस प्रकार से एक वस्तु जो होती है वो लेन देन के माध्यम या विनिमय के माध्यम या क्रय विक्रय के माध्यम का कार्य करती है। दूसरा, मूल्य का मापक। अगर हमारे पास में मुद्रा ना हो तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जो है एक वस्तु है उसको हम ले लेते हैं पेन। अब अगर हमारे पास में मुद्रा नहीं है तो पेन का मूल्य कॉफ़ी वाले के लिए अलग होगा कि एक पेन के बदले में एक कॉफ़ी, चाय के बदले में एक पेन, 2 चाय, या जो पेन है उसके बदले में एक आइसक्रीम या उस पेन के बदले में एक कॉपी। तो इस प्रकार से एक ही जो वस्तु होती है उस वस्तु का मूल्य अलग अलग वस्तुओं के रूप में डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास में मुद्रा है तो मुद्रा के लिए अगर हमारे पास में हम ले लेते हैं कि हमारे पास में कॉपी है तो कॉपी का मूल्य मुद्रा में 10 रुपये, पेन का मूल्य मुद्रा में 40 रुपये, कार का मूल्य मुद्रा में 5 लाख रुपये। इस प्रकार से आप देखिए आज कोई भी जो वस्तु है उस प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो मुद्रा के द्वारा मापा जाता है। तो अगर मुद्रा ना हो तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य विभिन्न वस्तुओं में तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुद्रा का जो दूसरा प्राथमिक कार्य है वो है किसी भी वस्तु का मूल्य मापना। और आज प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो है मुद्रा के रूप में ही मापा जाता है। आप किसी भी दुकान के ऊपर चले जाइए, आप कोई भी वस्तु अगर खरीदना चाहते हो और अगर आप उसका मूल्य पूछते हो तो आपको उसका मूल्य मुद्रा में ही बताया जाता है, ना कि वस्तुओं के रूप में। तो इस प्रकार से मुद्रा जो होती है वो किसी भी वस्तु के मूल्य के मापक का कार्य करती है। इसके बाद है गौण या सहायक कार्य। गौण या सहायक कार्यों में मुद्रा के वो कार्य शामिल होते हैं जो प्राथमिक कार्यों में सहायक होते हैं। प्राथमिक कार्य हमारे दो थे, पहला विनिमय के माध्यम का कार्य और दूसरा मूल्य के मापक का कार्य।
तो किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने और लेन-देन के लिए जो आवश्यक कार्य होते हैं, उन कार्यों को हम जो है सहायक कार्य कहते हैं। तो मुद्रा के गौण कार्य हैं, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुद्रा का जो गौण कार्य है, वह स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित भुगतान क्या होते हैं? देखिए, स्थगित भुगतान का मतलब है आज कोई लेन-देन हुआ, आज कोई सौदा हुआ है वस्तुओं का या सेवाओं का और आने वाले समय के अंदर उसका भुगतान किया जाना है। आज हम उसका भुगतान नहीं कर रहे, तो आने वाले समय में उसका मूल्य क्या होगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा, इसका मान जो है मुद्रा के द्वारा ही तय होता है। मान लीजिए आज एक व्यक्ति ने 50 क्विंटल गेहूँ बेची और कहा कि भी जिसने खरीदा उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको जो है 1 साल के बाद में पैसे दे दूँगा। तो आज ही तय हो गया कि भी 1 कुंटल जो है उसका गे मूल्य कितना है और उसने जो गेहूँ बेची है उसका कुल मूल्य कितना होगा और आने वाले 1 साल के बाद में उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुद्रा ना हो, तो इस प्रकार के जो स्थगित भुगतान होते हैं, उनका मान तय करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने ये कहा कि मैं जो है अ, उसने जो है भैंसें किसी को दी और कहा कि 12 महीने के बाद 1 भैंस के बदले में आपको 2 गाय दे दूँगा। और हो सकता है 12 महीने के बाद में जब वो गाय लेने के लिए जाए, तो जिन गायों का उसने सौदा फिक्स किया था, उन गायों ने दूध देना बंद कर दिया हो या उनमें से किसी गाय की डेथ हो गई हो। तो इस प्रकार से आने वाले समय में जब वस्तुओं के रूप में मान तय किया जाता है भुगतानों का, तो जिन वस्तुओं के रूप में उसका भुगतान किया जाना होता है, उन वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आता रहता है। उनकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो चेंज होती रहती है। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतानों का मान तय करना मुश्किल हो जाता है। तो जब स्थगित भुगतानों का मान तय कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है ऋण लेने में भी आसानी होती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो ऋण लेता है, उसके ऊपर ब्याज की दर तय होती है और एक निश्चित समय के बाद में कितना पैसा ऋण देने वाले को मिलेगा, वो उसको पता होता है। तो इस प्रकार से जो भुगतान होता है ऋण का, वो आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, मुद्रा के कारण जो है शेयर है, बॉन्ड्स है या प्रतिभूति है, इनका क्रय विक्रय भी संभव हुआ है क्योंकि शेयर, बॉन्ड या प्रतिभूति है, ये भी एक प्रकार के स्थगित भुगतान है। ये जो व्यक्ति खरीदता है शेयर, बॉन्ड और प्रतिभूतियाँ, उनको एक निश्चित समय के बाद में जो है मुद्रा वापस मिलती है। ये एक समय के बाद उनको बेच करके मुद्रा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार मुद्रा के कारण ही जो है शेयर, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हुआ है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधि है, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ-साथ निवेश जो है उसमें भी वृद्धि हुई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब निवेश करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं उसके पास पर्याप्त मात्रा में पूँजी हो। ऐसे में वो दूसरों से उधार लेगा। तो ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि स्थगित भुगतानों का कार्य करने के कारण जो है जब मुद्रा ने स्थगित भुगतानों का मान तय करना शुरू किया, तब से ऋण लेने और ऋण देने में काफ़ी आसानी हुई है। तो एक व्यक्ति ऋण लेकर के निवेश में वृद्धि कर सकता है, निवेश कर सकता है, जिसके कारण एक देश के अंदर पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा मिलता है। तो स्थगित भुगतानों का मान तय करने की क्वालिटी के कारण या स्थगित भुगतानों का मान तय करने के कार्य के कारण मुद्रा जो है एक अर्थव्यवस्था में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आने में सहायक हुई है। और मुद्रा के कारण ही जो है आज मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का विकास हुआ है। अब मुद्रा बाजार और जो पूंजी बाजार होते हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए, निवेश के लिए जो है पूंजी की उपलब्धता करवाते हैं, पूंजी जो है देते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा अगर ना होती तो एक देश के अंदर मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार जो है विकसित नहीं हो पाते। दूसरा जो कार्य है मूल्य संचय का कार्य। मूल्य संचय का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने धन इकट्ठा करना है। अब एक व्यक्ति जो है धन इकट्ठा कर सकता है गेहूं के रूप में। अगर एक व्यक्ति गेहूं के रूप में धन इकट्ठा करता है तो उसे स्टोर की जरूरत होगी और उसके लिए उसे काफ़ी जगह की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए खर्चीला होगा। दूसरा, कुछ समय के बाद में गेहूं की जो गुणवत्ता है वो भी नष्ट हो सकती है, खराब हो सकती है कि उसमें जो है इल्ली पड़ सकती है, उसमें जो है घुन लग सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर वस्तुओं के रूप में, जैसे पशुओं के रूप में भी अगर कोई व्यक्ति धन को इकट्ठा करके रखता है, तो इससे लगातार कॉस्ट आती रहती है। कुछ पशुओं की डेथ भी हो सकती है, जिससे उसके लिए धन संचय करना जो है हानिकारक भी हो सकता है।
तो इस प्रकार से अगर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में धन संचय किया जाता है तो एक तो उसकी लागत बहुत अधिक आती है, दूसरा कई बार धन संचय की वजह से हानि भी उठानी पड़ सकती है, और जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में धन संचय किया गया उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आ सकती है समय के साथ साथ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुद्रा जो होती है वो एक बहुत ही अच्छे माध्यम का कार्य करती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास में वस्तुएं और सेवाएं हैं वो उन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के रूप में बदलेगा, और फिर उस मुद्रा को जो है बैंक में जमा करके या अपने पास रख करके धन संचय आसानी से कर सकता है। तो इससे एक तो जो है वो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, दूसरा इसमें किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त लागत भी नहीं आती। तो मुद्रा जो होती है एक धन संचय का कार्य भी आज के समय में कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति जो है मुद्रा के रूप में ही धन संचय करना पसंद करता है। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण। अगर वस्तु विनिमय की प्रणाली को देखें, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो है सिरसा में एक मकान है और सिरसा से वो जो है दिल्ली जाना चाह रहा है उस मकान को बेच करके। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली है तो उसे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो दिल्ली में मकान बेच रहा हो, और साथ में वो व्यक्ति जो है सिरसा में मकान खरीदना चाह रहा हो, तो मूल्य का हस्तांतरण हो जाएगा, अदरवाइज मूल्य का हस्तांतरण नहीं होगा। अब वस्तु विनिमय प्रणाली है, उस वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या होगा, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ये जो सिरसा वाला व्यक्ति है वो अपने मकान को मुद्रा के रूप में बेचेगा और फिर उस मुद्रा से जो है दिल्ली के अंदर जा करके मकान खरीद लेगा। तो इसी प्रकार से दूसरे देशों के अंदर भी हम जो है अपनी जो पूंजी है, जमीन जायदाद है, उसको अपने देश से बेच करके दूसरे देशों में हम खरीद सकते हैं। तो ये जो मूल्य के हस्तांतरण का कार्य है, जमीन जायदाद को बेच करके एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाना, ये जो है मुद्रा ने संभव बनाया है। तो मूल्य हस्तांतरण का कार्य जो आज के समय में मुद्रा कर रही है। आगे आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में वो कार्य शामिल होते हैं जिनका एक देश के विकास के कारण जो है महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे देश के अंदर का जो आर्थिक गतिविधि है उनमें वृद्धि होती जा रही है, जिसकी वजह से कुछ कार्य पहले नहीं होते थे उन कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार नई नई गतिविधियां जो है संचालित हो रही है, उसकी वजह से मुद्रा को अचानक जो है कोई नया कार्य करना पड़ जाता है। तो पीछे जो कार्य थे प्राथमिक कार्य और गौण कार्य उनको छोड़ करके अगर मुद्रा कोई भी कार्य कर रही है तो वो जो है आकस्मिक कार्य में शामिल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मुद्रा कौन कौन सी आकस्मिक कार्य करती है। पहला, साख पत्रों का आधार। साख पत्र जैसे मान लीजिए चेक है, ड्राफ्ट है आदि के लिए मुद्रा जो होती है वो आधार का कार्य करती है, क्योंकि बिना मुद्रा के इन साख पत्रों का भुगतान करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसने बी व्यक्ति को चेक का भुगतान किया 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का चेक उसको काट दिया, लेकिन इस 1 लाख रुपए के चेक का भुगतान कब हो पाएगा, जब ए के पास में बैंक के अंदर 1 लाख रुपए की मुद्रा खाते में है। तो इस प्रकार से चाहे चेक हो चाहे ड्राफ्ट हो, जब तक एक व्यक्ति के पास में मुद्रा नहीं होगी तब तक वो इन साख पत्रों के माध्यम से जो है मुद्रा भुगतान नहीं कर सकता। ये साख पत्र तभी जो है भुगतान का कार्य करते हैं जब एक व्यक्ति के पास जितने रुपए का चेक या ड्राफ्ट है उतने रुपए के बराबर मुद्रा अकाउंट में हो। तो बिना मुद्रा के जो है साख पत्रों का कोई आधार नहीं है। इन साख पत्रों से जो साख निर्माण का कार्य भी किया जाता है। साख निर्माण का मतलब है कि बैंक के पास में जितनी जमा राशि होती है बैंक उससे कई गुना ज्यादा उधार दे देता है। अब ये उधार का भुगतान कैसे किया जाता है, बैंक जो है उधार देने वालों को नगद पैसा नहीं देता, वो उनके लिए चेक बुक इश्यू कर देगा और चेक बुक के माध्यम से जब भुगतान चलता रहता है। अब चेक बुक के माध्यम से जैसे भुगतान करते हैं तो मुद्रा का लेन देन नहीं होता, केवल जो है एंट्री ही होती है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसने बी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो बैंक क्या करेगा, ए के अकाउंट में 1 लाख रुपए का ऋण लिख देगा, और जैसे ही बी बैंक को चेक देगा तो बी बैंक के अकाउंट के अंदर वो 1 लाख रुपए क्रेडिट कर देगा और ए के अकाउंट में से वो कम कर देगा। तो मुद्रा का लेन देन तो नहीं हुआ कहीं भी, लेकिन फिर भी चेक के माध्यम से जब भुगतान हो गया है ऋण का। तो इस प्रकार से साख पत्र जो होते हैं उनके पीछे आधार का कार्य मुद्रा ही करती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के वितरण के अध्ययन में सहायक,
किसी भी देश के आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को जानने के लिए जो सबसे अच्छा पैमाना होता है वो राष्ट्रीय आय है। और राष्ट्रीय आय के साथ साथ राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे है वो भी जो है किसी भी देश के विकास को जानने में सहायक होता है। यदि राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, आय के वितरण के असमान होने का मतलब है कि कुछ व्यक्तियों की इनकम तो बहुत ही कम है और कुछ व्यक्तियों की इनकम बहुत ही ज्यादा है, तो उस वजह से एक देश के अंदर चाहे वृद्धि दर कितनी भी क्यों न हो, उस देश को हम विकसित देश नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का वितरण जो होता है उस वितरण के बारे में हमें केवल मुद्रा से ही पता चलता है, क्योंकि मुद्रा जो होती है राष्ट्रीय आय को मापती है और फिर राष्ट्रीय आय को मापने के साथ साथ ये भी बताती है कि भी प्रत्येक व्यक्ति की इनकम का लेवल क्या है। तो अगर हमारे पास मुद्रा ना हो तो ना तो राष्ट्रीय आय का वितरण आसानी से समझा जा सकता है और ना ही हमने एक देश के विकास के बारे में कुछ कह सकते हैं। आगे मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी है। प्रत्येक कोई भी जो फर्म होती है, बैंक होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसके बहुत सारे मौद्रिक दायित्व होते हैं जिसका भुगतान उसे करना होता है। यानी बहुत सारे व्यक्तियों को उसे उन्हें मुद्रा का भुगतान करना होता है। अब एक फर्म है, उसने दूसरों से कोई कच्चा माल लिया है, किसी की जो है जमीन के उसने किराए पर लिए है या पूंजी ली है, तो उसे भुगतान करना होता है। यदि एक व्यक्ति के पास जो मुद्रा की मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में है तो वो व्यक्ति जो है सभी भुगतान आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास में ये मुद्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वो व्यक्ति दूसरों के लिए भुगतान नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से एक मुद्रा जो इस बात की गारंटी होती है कि जिस व्यक्ति को हम उधार दे रहे हैं सामान या अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो व्यक्ति हमें जो है भुगतान अवश्य कर देगा, क्योंकि उसके पास में जो है मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है। तो एक प्रकार से ये मुद्रा जो होती है वो शोधन क्षमता की गारंटी या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की साख का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के पास, जिस बैंक के पास, जिस फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा होती है उसकी मार्केट में एक अच्छी साख होती है कि उसको अगर उसके साथ अगर हम लेन देन करते हैं तो वो आसानी से भुगतान कर सकता है। पूंजी की तरलता में सहायक मुद्रा ने जो है भौतिक पूंजी को काफी तरल बना दिया है। अब भौतिक पूंजी में क्या चीजें आती है? मकान है, जमीन जायदाद है या जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं उनको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। अब तरलता का मतलब है कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर अपनी भौतिक पूंजी लेकर के जाना चाहता है तो वो मुद्रा के बदले से आसानी से ले जा सकता है। कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी जमीन को जो है दिल्ली से बेच करके बम्बई जाना चाहता है तो वो व्यक्ति जो है दिल्ली में अपनी जमीन को बेचेगा, बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा और बाद में बम्बई में जाकर के उस मुद्रा के बदले में अपनी मनपसंद दूसरी जो है जमीन खरीद लेगा। इसी प्रकार से एक पूंजी को पहले मुद्रा के अंदर कन्वर्ट करके दूसरी जगह पर जो है पूंजी खरीदी जा सकती है। तो इस प्रकार मुद्रा जो है उसने पूंजी की तरलता को काफी जो है वो आसान बना दिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर भौतिक पूंजी को लेकर के जाना अब काफी आसान है, जिसकी वजह से जो है व्यापार में भी वृद्धि हुई है, आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है, पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा मिला है। आगे मुद्रा ने संतुलन की धारणा को आसान बना दिया है। अब मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं उनके संतुलन का जो है आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो उस अवस्था के अंदर संतुलन में होता है जब उसका सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होती है, यानी MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है। अब मार्जिनल कॉस्ट है उसका अनुमान भी हम मुद्रा के द्वारा लगाते हैं और जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका अनुमान भी हम मुद्रा के द्वारा लगाते हैं। बिना मुद्रा के MR और MC निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार एक उत्पादक के संतुलन की जो धारणा है उसका अध्ययन करना जो है मुद्रा के आने के बाद काफी आसान हो गया है, क्योंकि इससे हमें सीमांत आय और सीमांत आगम में सीमांत लागत का पता चल जाता है और फिर जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होती है वहां पर जो है एक उत्पादक संतुलन में होता है। दूसरा है एक उपभोक्ता जो है उस अवस्था में संतुलन में होता है जब वो अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब प्रत्येक वस्तु के ऊपर वो कितना कितना खर्च करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसके लिए
वो अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से खर्च करेगा ताकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए यानी ए वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ये हम केवल मुद्रा के माध्यम से ही माप सकते हैं। दूसरा एक इसके अंदर जो तरीका है वो ये भी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो है विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है ताकि सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता अंतिम मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता के बराबर हो जाए। तो जहां पर सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता के बराबर हो जाती है, वहां पर जो है एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो इस प्रकार से हम जो है एक उपभोक्ता के संतुलन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अगत्यात्मक कार्य कि मुद्रा के जो कार्य है उनको कुछ इकोनॉमिस्ट ने दो भागों में और बांटा है, एक तो अगत्यात्मक कार्य और दूसरा गत्यात्मक कार्य। तो अगत्यात्मक कार्य में वे सभी कार्य शामिल होते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालन में सहायक होते हैं और इन कार्यों के कारण जो केवल अर्थव्यवस्था का संचालन वही होता है। अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई तेजी नहीं आती, यानी वो मुद्रा के वो कार्य है जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको हम मुद्रा के अगत्यात्मक कार्य कहते हैं। इसमें मुद्रा के प्राथमिक और गौण कार्य होते हैं। तो मुद्रा के जो भी प्राथमिक और गौण कार्य है उन सभी कार्यों को हम जो है अगत्यात्मक कार्य कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्य होते हैं ये केवल अर्थव्यवस्था के संचालन का कार्य करते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक गतिविधियों के अंदर तेजी लाने का कार्य नहीं करते। दूसरा गत्यात्मक कार्य है, इसमें मुद्रा के वे सारे कार्य शामिल होते हैं जो किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं में तेजी लाने का कार्य करते हैं। ये अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता लाने और रोजगार को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी मुद्रा जो होती है उसकी पूर्ति को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्थिरता लाई जा सकती है और जब कीमतें स्थिर होंगी तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट के कारण जो रोजगार में वृद्धि होगी। दूसरा मुद्रा के जो साख निर्माण के कार्य है वो भी जो है गत्यात्मक कार्यों में आते हैं, क्योंकि साख निर्माण की वजह से एक अर्थव्यवस्था के अंदर पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता होती है, जिसकी वजह से एक तरफ वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ती है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। और एक मुद्रा जो होती है पूंजी की तरलता का कार्य भी करती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधि है उसमें उनमें तेजी आती है। मुद्रा साधनों के पूर्ण उपयोग को भी संभव बनाती है, क्योंकि साधनों का पूर्ण उपयोग जो है पूंजी की मात्रा पर निर्भर करता है और पूंजी की मात्रा जो इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करती है, इन्वेस्टमेंट बचत के स्तर पर निर्भर करता है। तो आज मुद्रा के कारण जो है धन संचय संभव हुआ है, साख निर्माण संभव हुआ है, जिसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण पूंजी निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के जो साधन है सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग हो सकता है। मुद्रा निवेश को बढ़ाने में भी सहायक है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि निवेश जो होता है वो बचत पर निर्भर करता है और हम मुद्रा के माध्यम से बचत करते हैं और उस बचत को जो है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सारे कार्य थे वो मुद्रा के कार्यों में शामिल होते हैं। तो मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के गौण कार्य और मुद्रा के आकस्मिक कार्य। इसके अलावा मुद्रा के कार्यों को हम 2 और भागों में बांट सकते हैं, मुद्रा के गत्यात्मक कार्य जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य करते हैं उनको मुद्रा के गत्यात्मक कार्य कहते हैं, और मुद्रा के अगत्यात्मक कार्य इसमें वो कार्य होते हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के केवल संचालन में सहायक होते हैं लेकिन किसी भी प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। तो इसके साथ हमारे ये आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।